नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में बात करेंगे वक्फ बोर्ड में होने जा रहे बड़े संशोधन की, जो मोदी सरकार करने जा रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। आखिर क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में 40वें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हमें मंजूर नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला कदम क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वक्फ एक्ट संशोधन जरूरी है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। उन हलचलों से अवगत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वास्तव में वक्फ बोर्ड क्या है, कौन सी संपत्ति वक्फ की संपत्ति मानी जाती है और वक्फ बोर्ड एक्ट क्या है। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंध और नियम के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, जो वक्फ बोर्ड कहलाता है। वक्फ संपत्ति क्या है? इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंध और नियम के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। इस वक्फ बोर्ड पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर जमीन जिहाद के आरोप लगते रहे हैं। सरकार ने इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर इसके एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जताया है। क्या कहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्राकृतिक बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने का इरादा कर लिया है। तमाम आरोप लग रहे थे कि वक्फ बोर्ड के जो उसमें सदस्य हैं वो प्रभावशाली हैं। दूसरी बात, ये अच्छी तरह से न्याय नहीं करते। तीसरा आरोप ये लग रहा था जमीन जिहाद, भ्रष्टाचार के भी वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जो लगातार समाज में सामने आती रही हैं। और ये भी बात है कि आखिर संशोधन जो हो रहा है वो इन सभी आरोपों को ध्यान में रखकर, जो उस पर लगते रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर यह संशोधन हो रहा है। संशोधन इससे पहले भी होते रहे हैं, इससे पहले भी संशोधन हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर ऐतराज क्यों जता रहा है? इसलिए ऐतराज जता रहा है कि
उनको यह उम्मीद है, यह आशंका है, उम्मीद नहीं कहेंगे लेकिन आशंका कहेंगे कि यह आशंका है कि कहीं इनके अधिकारों को सरकार छीन न ले। साथ ही साथ यह भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इनकी जो जमीन को है सरकार हथिया न ले। इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी भी कहते रहे हैं और ये कह रहे हैं यह तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, उस पर वज्रपात है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये बातें इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि अभी क्या क्या संशोधन होना है यह पूरी तरह से सामने नहीं आया। अगर जो फिरंगी महली जी की बात करें तो फिरंगी महली जी कह रहे हैं कि वैसे हमें नहीं लगता कि इनके नियमों में, इनके कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर सरकार को ऐसा महसूस होता है कि अगर जो नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है तो वक्फ बोर्ड के लोगों से बात कर लेनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, शंकाओं का समाधान करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएं। विवेक श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पी चौधरी, प्रवक्ता सपा, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMJ, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की जो शुरुआत है, हम सबकी राय जानना चाहेंगे इस पर कि जो सरकार संशोधन करना चाहती है वक्फ बोर्ड के अधिनियम में, उससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो सबसे पहले शिल्पी चौधरी जी, प्रवक्ता सपा। धन्यवाद। देखिए, मैं मौलाना फिरंगी महल जो हैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जब एक वक्फ बोर्ड है और सरकार की मंशा अच्छी है, हम ये मान के चलते हैं कि सरकार अच्छी मंशा से ये सब कुछ करना चाह रही है, कुछ बदलाव करना चाह रही है, तो उसे उनके लोगों को बुला करके, बैठ करके, बातचीत करके पहले ये प्रस्ताव उनके सामने रखना चाहिए कि हमें इन विषयों पर आपके यहाँ से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उसको लेकर ये संशोधन हम करना चाहते हैं। जब ये गैप बीच में आ गया है कि वक्फ बोर्ड को बताए बगैर सरकार मनमाना रवैया अपना रही है, तो ये इस तरीके का फ्रिक्शन आना तो नेचुरल था। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि सरकार जो भी कुछ कर रही है उसको वक्फ बोर्ड के सामने रखते हुए उनके साथ एक मीटिंग करने के बाद जो भी संशोधन करने हो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हो। बिल्कुल। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMJ जी, आपकी क्या राय है? सरकार जो संशोधन कर रही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिरंगी महली जी की बातों से आप भी सहमत हैं? देखिए, मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट जो संशोधन ला रही है, करना चाहती है, वो बिल्कुल उचित है और बिल्कुल वाजिब है और संशोधन होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे मौकों पर जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, फिर उसके बाद में हमने खुद नरसिम्हा जो प्रधानमंत्री थे उनसे कह करके 1995 में इसमें तरमीम तब्दील संशोधन कराया था। उसके बाद 2013 में संशोधन हुआ और जो लोग जो है, चाहे मुझसे फैसला बोर्ड हो या MIM के लोग हों, ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब ये धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है, ऐसा है, ये है, तो इनको पुराना इतिहास भी पढ़ना चाहिए। क्या 1995 में तरमीम हुई, क्या उस पर धार्मिक हमला था? उसको खामोशी क्यों इख्तियार की? जवाहरलाल नेहरू के जमाने में और उसके बाद इंदिरा गांधी के जमाने में, नरसिम्हा के जमाने में बराबर जो है तब्दीलियां होती रही, संशोधन होता रहा। उस जमाने में तो धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज नहीं उठी और ना इस तरह के कहा गया, ना फैसला बोर्ड ने कहा, ना ओवैसी साहब तो उस वक्त थे नहीं, उस और वो उनके अब्बा मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे ताल्लुकात थे सलाउद्दीन ओवैसी साहब से, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और हम लोगों ने खुद जो है 1995 में वजीर आजम से कह करके संशोधन कराया था और आज उसके बाद में खराबियां बहुत आई।
वक्फ संपत्तियों में ये वक्फ बोर्ड के जो लोग बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के अधिकारी, ये जितना भी अमला बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड में, ये सब बिल्कुल करप्ट है, करप्शन में लिप्त है और छोटी छोटी चीजों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तानों की कमेटियां बनाने के नाम पे लाखों लाख का भारे जारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से क्या मशवरा किया जाए जो करप्शन में लिप्त हैं, जिनके दोनों हाथ करप्शन में लिप्त, तो उनसे मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बोर्ड हैं, सब जितने भी बोर्ड हैं, तो ये बोर्ड अपने मकसद से भटक गए हैं। हमारा ये मकसद ये था कि हमारे बाप दादाओं ने जमीनें वक्फ की और उनका ये मकसद ये था कि इन जमीनों से जो आमदनी होगी वो मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्चा की जाएगी और स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, मदरसे बनेंगे, मस्जिदों के रख रखाव होगा और मस्जिद के इमाम और मौजिद हजरात को वहां से तनख्वाह दी जाएगी और जो यतीम गुरबा मसाकीन हैं इन लोगों की मदद होगी, बेवाओं की मदद होगी। तो इन तमाम चीजों से वक्फ बोर्ड भटक गया है और कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बोर्ड हैं, कहीं भी आप पता कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, किसी भी यतीम की मदद नहीं हो रही है, किसी गरीब की मदद नहीं हो रही है, किसी बेवा की मदद नहीं हो रही है, न कोई कॉलेज, न कोई कॉलेज बनाया, न स्कूल बनाया, न कुछ किया और सिर्फ जो है जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये लोग दरअसल वक्फ बोर्ड में चेयरमैन को और मेंबरान को और अधिकारियों के इख्तियारात बहुत हैं, उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके ये भूमाफिया लोगों से एक पूरा एक सेटिंग मुआहदा हो गया। भूमाफिया और वक्फ बोर्ड के साठगांठ से जितनी भी हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीनें थी उनको बेचा जाने लगा, उनको खुर्द-बुर्द किया जाने लगा और करोड़ रुपए की आमदनी जो है वो हजम की जाने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये संशोधन का प्रोग्राम बनाया है। संशोधन का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, सही है, सख्त से सख्त कानून आना चाहिए ताकि जमीन जायदाद जो हमारे बुजुर्गों की वक्फ की है वो महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मौलाना साहब ने तो बिल्कुल ही सरकार के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन ओवैसी साहब इसके पक्ष में नहीं हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, लगातार यूपीए गवर्नमेंट ने वक्फ को ताकत दी और वक्फ बोर्ड उस ताकत से इतना प्रभावी हो गया कि अगर वक्फ ने अपनी किसी की संपत्ति अपने में अटैच कर ली तो उसकी सुनवाई केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में होती है। उसके खिलाफ एक सेक्शन 85 इनके यहाँ वक्फ बोर्ड में है, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि इनकी सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होगी। तो इस तरह के पावर दे करके वक्फ को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर कर दिया गया। ये पूरी भारत की न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है, संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान। हम उन सारी कमियों को दूर करते हुए जो अमेंडमेंट ले आ रहे हैं उसको लाएंगे। हम भी चाहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों का प्रयोग मुसलमानों के हक में हो। अभी जो इस्लामिक स्कॉलर जो समस्याएं बता रहे थे वो भी एक समस्या है। तो वक्फ बोर्डों में लोग बैठे, करीब 30 वक्फ बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, वो जरूरतमंदों के लिए काम न करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे तमाम सारे डिस्प्यूट देश में पैदा हो रहे हैं। लैंड जिहाद भी इसमें समस्या बन गई है। आज रेलवे और चर्चों के बाद सबसे ज्यादा भूमि वक्फ के पास है भारत में। ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए और वक्फ का लाभ
जरूरतमंदों को मिलना चाहिए और इनके समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। इसका पुनर्गठन होना चाहिए। इसमें किसी को उजरा ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर आप सुधार कर लेते तो अच्छी बात हमें न करना पड़ता। आपने नहीं किया, इसलिए अब सरकार को करना पड़ रहा जी। सरकार का सहयोग करिए, सरकार के कदम का खैर मकदम करिए और होने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, होने दीजिए। अब हम रुख करेंगे डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि हर जो भी कोई काम होता है तो उसमें पक्ष विपक्ष होता ही है, विरोध तो होता ही है, लेकिन सरकार का ये काम जो है वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन करने का जो काम है, उसमें भी इसी तरह से पक्ष विपक्ष, विरोध और सहयोग दोनों बातें सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि जो आशंकाएं अदर पार्टियों द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, चाहे अभी शिल्पी चौधरी जी ने जो बात कही कि बैठ करके बातचीत कर लेना चाहिए, शंकाओं का समाधान हो जाता, तो क्या ये इस तरह से भी तो हो सकता था डॉक्टर? नहीं, इसमें सब कुछ बहुत ही क्लियर है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका सरोकार जमीन से है। और आपने देखा कि जहाँ पे हिंदुस्तान में केवल एक ही धार्मिक रूप से जो है आपके पास वक्फ बोर्ड है, बाकी जितने भी मिनॉरिटीज हैं उनके पास, किसी के पास कोई इस तरीके का बोर्ड नहीं है कि उनके धर्म से जो लोग अगर देना चाहें अपनी जमीन तो वो जो है अपने उनको दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन का सरोकार के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है, चाहे वो आपका हिंदू वक्फ बोर्ड नामक कोई वस्तु नहीं है। तो जब आप ट्रस्ट बना सकते थे, लेकिन चूंकि नेहरू जी थे उस समय, वो थोड़ा उदारवादी थे, तो 1954 में उन्होंने वक्फ बोर्ड की स्थापना की, उसको एक्ट बनाया और इस तरीके से उसको आगे लाए। यहाँ देखने समझने वाली बात यह है कि धीरे धीरे उसको जो पावर्स दी गई नरसिम्हा राव के समय 1995 में, फिर यूपी में 2013 में यूपीए सरकार में, तो उसका इतनी असीमित पावर आ गई। जैसे वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे अगर वो क्लेम कर देता है तो वो उसकी हो जाती है, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। जिस बेचारे की जमीन होती है उसको प्रूफ देना पड़ता है कि ये हमारी जमीन है, हमारे बाप दादों की जमीन है। वो कागज जो है एक ऑफिस से दूसरे तक घूमते रहता है। इसी तरह आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के पास जो टर्मिनल्स है उसकी इतनी पावर है कि वो जिला जज और हाई कोर्ट तक में उसकी अपील नहीं की जाती, सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अब आप सोचिए कोई गरीब अगर है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट को अफोर्ड कर पाएगा? क्या वो वहाँ के वकीलों की जो है वो दे पाएगा, उनकी फीस दे पाएगा? तो इसमें देखा क्या बहुत ही अनियमितताएं सामने आने लगी और बहुत सी शिकायत आने लगी। तो इस जमीन के रख रखाव और इसका जो आप कह सकते हैं प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है उसको देखते हुए आप अगर संविधान को देखें तो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 का भी जो है इसमें वायलेशंस होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में राइट टू प्रॉपर्टी का जो हनन हो रहा है, इस बात को भी आपको देखना और समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो अब अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार ही संविधान बनाती है। संविधान जो है आपका पार्लियामेंट में बनता है, जो भी होगा बहस के बाद होगा, पार्लियामेंट्स में होगा। तो उसमें जितने भी आपके जो बोर्ड्स बने थे या जो भी अमेंडमेंट हुआ था वो भी पार्लियामेंट में हुए थे। पार्लियामेंट के अंदर ही इस बातों को उजागर किया गया था। तो हमको लगता है कि जो अनियमितताएं दिखाई पड़ रही हैं और जिस तरीके का आप देख रहे हैं, मात्र 200 परिवार ही ऐसे हैं जो कि करीब 8.5 लाख करोड़ जो जमीन है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये जो जमीनें हैं वो मुस्लिम की है, तो वो मुस्लिम धार्मिक के लिए ही वो यूज करेंगे अपना इस तरीके का। तो इसको धार्मिक रूप भी देने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष के पास जो 92% वोट्स हैं मुस्लिम के, वो अपने उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार की जो उनका जो सामने चला आ रहा है, अब वो देख रहे हैं कि शुरू में जो है जो बड़े लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाता है। लेकिन जब यहाँ देखा जा रहा है तमिलनाडु पूरा गांव ही जो है वक्फ
की जमीन हो गया, वक्फ बोर्ड में चला गया, लोग जो है दर-बदर हो रहे हैं। तो इस तरीके की समस्याएं जब सरकार के सामने आई है तो उसने करीब 40 संशोधन के साथ इसको लाने की कोशिश की है कि जमीनें कहीं नहीं जा रही, वक्फ की जमीनें वक्फ के पास ही रहेगी। लेकिन जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, कोई भी उद्देश्य गलत नहीं होता, हम नेहरू जी को गलत नहीं मान रहे, जो भी उद्देश्य था कि ठीक है कि भाई हम अपने हमारी जमीनें हैं, हम अपने धर्म के लिए ही इसको फ्यूचर में यूज करने के लिए देना चाहते हैं कि ताकि हमारे जो धार्मिक पढ़ाई है या जो कॉलेजेस हैं बेटर, हमारी कम्युनिटी जो है वो बेटर कर सकती है। हर जगह होता है, आपने देखा होगा अग्रवाल कॉलेज होते थे, जैन कॉलेज होते थे। तो उस तरीके से अगर ऐसे हो रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो आपने देखा कि जिस तरीके से असीमित पावर्स मिली और जो इंटरेस्ट होता है लोगों का वो ज्यादा हो गया, जिससे कि आम आदमियों का, जो आम मुस्लिम भाई हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो अनदेखा करने लगा। उसी को बेहतर बनाने के लिए ये संशोधन आ रहे हैं। जी, तो बेहतर बनाने के लिए ही संशोधन आ रहे हैं। शिल्पी चौधरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। शिल्पी जी, जैसा कि अभी डॉक्टर आलोक सोती जी ने बताया कि इस तरह की बातें हैं कि कोई भी क्लेम अगर जो वक्फ बोर्ड करता है तो उसको कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन उसकी है। प्रमाण उसको देने की ज़रूरत है जो ये कह रहा है कि नहीं मेरी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड को नहीं। तो ये तो बहुत गलत ये है। और अगर जो मुकदमे भी करने जा रहे हैं न्याय के लिए भी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें तो परिवर्तन होना ही चाहिए। तो इसमें बातचीत की कहाँ गुंजाइश है? ये तो आपके नजर में बातचीत की गुंजाइश ये भी क्यों नहीं है? बातचीत करिए, उसमें क्या बात है। जैसे डॉक्टर सोती ने अभी कहा, उन्होंने तथ्य रखे और उन्होंने बहुत अच्छे से ये सारी बातें कही। यहाँ मैं ये कहूंगी कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उस पर अगर वक्फ बोर्ड चल रहा है और कभी किसी समय पर इस तरीके की नीतियां थी, लेकिन अब वो नीतियां नहीं हैं। जो कह रहे हैं कि 200 परिवारों के मध्य ही सारे वक्फ बोर्ड की पूरी मिल्कियत है और उसका कोई फायदा आम जनमानस को नहीं पहुंच रहा है, तो ये तो इस पर तो बात होनी ही थी कभी ना कभी। ठीक है, किसी भी सरकार के समय हुई, और अगर मान लीजिए कोई सरकार इस तरीके से इस गलत मंशा को प्रश्रय देती है तो वो गलत है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगी कि ये बात जो आज डॉक्टर सोती कह रहे हैं हम लोगों से, ये बात तो सरकार सीधे वक्फ बोर्ड के हेड्स को बुलाए। 30 वक्फ बोर्ड हैं, वो आए, अपना बैठे और उनको कहें कि आपको जिस उद्देश्य से आपका गठन किया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति आपके द्वारा नहीं हो रही है, तो हम तो ये करेंगे। अब उससे फिर इनका राजनीति करने का जो एक एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फिर वही कह रही हूँ कि सरकार की मंशा अच्छी है, हम ये मान के अगर चलते हैं तो सरकार ये जनता के लिए कर रही होगी। तो सरकार उसको जनता के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, वहां पर कॉलेज स्थापित करना चाहती है या अनाथालय स्थापित करना चाहती है, या रिफ्यूजी जो मुस्लिम हैं परिवार, उनको मकान देना चाहती है, विधवाओं को मकान देना चाहती है, तो सरकार इसको स्पष्ट करे। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वक्फ बोर्ड को किसी का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि हमें वक्फ बोर्ड से नहीं चलना, हमें आम जनता के लिए काम करना है। जी बिल्कुल। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। शिल्पी जी ने कहा है कि बातचीत कर लेना चाहिए वक्फ बोर्ड के सदस्यों से सरकार को, और फिर कोई एजेंडा भी नहीं बचेगा, कोई राजनीति भी नहीं होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, सरकार को इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए? देखिए, इन लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, और ये लोग इस लायक नहीं है कि इनसे बात की जाए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब वही चेयरमैन था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आती है तो भी वही चेयरमैन रहता है। फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, फिर बीजेपी में भी वही चेयरमैन रहता है। उसके बाद में दूसरा कार्यकाल आता है बीजेपी का, तो भी वही चेयरमैन रहता है। ठीक है, और मेरे पास में शहादतें हैं, प्रूफ है करप्शन के। कई FIR उनके खिलाफ लिखी हुई है, और मेरे वक्त रहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि कितना करप्शन में लिप्त ऐसे शख्स हैं जिनको सपा ने, बसपा ने, भाजपा ने चेयरमैन बना रखा है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी में कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता?
और जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे फिरंगी महली हो, ओवैसी हो, मुस्लिम मसला बोर्ड हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक एक को जानता हूँ किसने किसने वक्फ की जमीन पर अपनी बिल्डिंगें बना रखी, अपने ऑफिसेस बना रखे हैं। तो जाहिर बात है कि जो वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा किए हुए अपनी बिल्डिंग बनाकर बैठे हुए, कुर्सी डाल करके उनके हाथ से उनकी जमीन निकलती हुई दिख रही है, तो वो विरोध तो जरूर करेंगे। मैं एक एक को जानता हूं और एक एक का रकबा बता सकता हूं कि किसने किसी जमीन कहां कहां वक्फ की कब्जा कर रखी है। सबसे ज्यादा तो हैदराबाद में निजाम हैदराबाद मीर उस्मान अली की जमीन पर अगर कब्जा किया है तो एमआईएम की ज्यादा लोगों ने ही कब्जा कर रखे हैं, और वो अपनी वक्फ की जमीन को उम्मत मुस्लिमा पर इस्तेमाल करने के बजाय गरीब कमजोर मिस्कीन मुसलमानों पर खर्चा करने के बजाय और उनकी तालीमी, स्वास्थ्य, शिफाखाने, हॉस्पिटल, ये सब काम करने के बजाय सब जाती चीजों में इस्तेमाल हो रही हैं। क्या ये तमाम चीजें लोग नहीं देख रहे हैं या खुद वो लोग नहीं समझ रहे हैं? उनको खुद समझना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी, उसकी आमदनी सही तरीके से मुसलमानों पे खर्चा की जाए तो आपको चौराहों पर, बस अड्डों पर, बसों में और ट्रेनों में कोई भी मुसलमान मर्द और औरत भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान की गुर्बत खत्म हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नौजवान बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, बेयारो मददगार हैं, वो सब रोजगार से लग जाएंगे। कोई भी बच्चा अपाहिज आपको नहीं मिलेगा। कोई भी यतीम, बेवा, तलाकशुदा, ये लोग जो बेयारो मददगार नहीं मिलेंगे। इन सब की किफालत करते हुए ये जमीन मिलेगी, इसकी आमदनी मिलेगी। मगर ये न हो करके सिर्फ भू माफियाओं के साथ साठ गांठ करके करोड़ों रुपए में जमीन की खुर्दबुद होती है, खरीदो फरोख्त होती है, और उसको ट्रांसफर के नाम से, किराए के नाम से, लीज के नाम से जमीनों को बेचा जाता है। जी, बहुत ज्यादा तो समय नहीं है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी मौलाना साहब ने कहा है कि चाहे सरकारें किसकी हो, चेयरमैन जो है वही रहता है, वही बना रहता है। तो ये तो आपकी भी कमी है, चाहे सपा की सरकार हो। होता क्या है जी, जल्दी से सर। होता क्या है, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसको वक्फ के सदस्य निर्वाचित करते हैं। सरकार जब बनती है तो सरकारों की स्थिति इतनी नहीं होती कि वक्फ बोर्ड में तत्काल सदस्यों को बदल सके, इसलिए नहीं, सरकार नामित करती है। तीन मेंबर सरकार नामित करती है, 3 मेंबर सरकार नामित करती है जी। 3 मेंबर सरकार नामित करती है जो मजहबी सेक्टर से आते हैं, और दो सरकार नामित करती है जो पॉलिटिकल सेक्टर से आते हैं। इस तरीके से 5 मेंबर सरकार नामित करती है। हम कानून जानते हैं, हमने पढ़ा है, हम देख रहे हैं जी। नहीं, क्या कुल 5 ही सदस्य होते हैं? नहीं, 13 होते हैं, 13। तो क्या 5 सदस्य के परिवर्तन से चेयरमैन बनवा ले जाओगे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सकता है। जफर फारूकी ने आपने बनाया, तो पहले ट्रम्प काल में आपने बनाया, दूसरे में आपने बनाया, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी ने बनाया। इस करप्ट आदमी को आपने जो शह दे रखी है, आप बराबर चेयरमैन बनाते चले आ रहे हैं, तो आप भी मुजरिम है, आप भी कटघरे में खड़े हैं जी। कौन मुस्लिम है? मुस्लिम नहीं, मुजरिम। देखिए, हमारा इस पे विषय नहीं है कि कौन चेयरमैन होता है, कौन सदस्य होता है। जो वक्फ बोर्ड को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हम संविधान सम्मत करना चाहते हैं। तमिलनाडु का एक गांव का मैटर है, वो सबको जानकारी में, उस पर लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं। सीधी सी बात है कि आज वक्त के रिकॉर्ड में किसी की जमीन आ जाए, उसकी अपील यहाँ लखनऊ में होती ट्रिब्यूनल में वक्त के, वो दौड़ता मर जाता। गाजियाबाद, नोएडा से तो
जो सेक्टर 85 है उसके तहत उसकी अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो सकती। हम इन प्रावधानों को हटा करके वक्फ को संविधान सम्मत करना चाहते हैं और ये हमारा प्रयास है कि वक्फ की संपत्तियों का लाभ देश के मुसलमानों को मिले। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास, समय नहीं है। डॉक्टर आलोक सोती, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जैसे चेयरमैन की जहां तक बात अभी हुई थी और मौलाना साहब बिल्कुल भी वो नियम जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करके विवेक जी को रोका। क्या लगता है आपको कि सरकारें जो हैं वो जानबूझ करके इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती कि चलिए जैसा चल रहा है चलने दीजिए? देखिए, ये भी मसला कहीं ना कहीं जमीनों से है, लेकिन जमीनों से भी एक धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है सरकारें भी लगता है हमें अपना हाथ पैर बचा के काम करती हैं और इसमें पछड़े में नहीं पड़ना चाहती हैं। वैसे भी 13 सदस्यों में अगर 5 सरकार के हैं तब भी 8 का बहुमत तो बोर्ड का ही होता है। तो आप जानते हैं कि देश किस तरीके चलता है और ये बोर्ड किस तरीके चलता होगा, वो उनका सहमति से कार्य हो जाता होगा। लेकिन यहाँ 2 मसले सामने उठ के आए हैं, एक तो जमीनों का आया है और दूसरा उससे होने वाले लाभ का जो लाभ मिलना है हमारे मुस्लिम भाई बहनों को, वो उचित लाभ उन लोग को वहां तक पड़ाव के अंतिम पड़ाव पे जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक मिल जाए तो ये बहुत होगा। 8.7 लाख एकड़ जमीन बहुत होती है। अगर इसको कायदे से इसका उपयोग किया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लाभ जिनको मिलना चाहिए, जिस उद्देश्य से ये बोर्ड बनाया गया था, वो अपने उद्देश्य में सफल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। हमें उम्मीद है कि जो नए कानून में संशोधन आ रहे हैं उससे जो विवाद है, जमीनों का जो विवाद है, उसमें काफी कुछ कमी आएगी। जी, अब चूंकि विषय तो बहुत गंभीर है और अभी बहुत सारे सवाल हैं जो कौंध रहे हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वक्फ एक्ट संशोधन जरूरी है, जरूरी इसलिए भी है कि जिस उद्देश्य से यह बोर्ड बनाया गया अपने उद्देश्य से कहीं न कहीं भटका हुआ दिख रहा है। जिनके उत्थान के लिए यह बोर्ड बनाया गया उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में संशोधन जरूरी है। अब किसी की राय ली जाए या न ली जाए ये अलग का विषय है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।